मोहन और श्याम दो दोस्त हैं। दोनों बैंक से 2-2 लाख रुपए का लोन लेते हैं। मोहन लोन लेता है आईफोन खरीदने के लिए और श्याम लोन लेता है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लोन लेने के बाद मोहन अपना आईफोन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। हर किसी की फोटोज क्लिक करता है, जहां पर भी जाता है सबको अपना आईफोन दिखाता है और बस हमेशा यही प्रूव करने की कोशिश करता है कि देखो उसका यह 2 लाख रुपए का फ़ोन सबसे बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ श्याम के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वो पूरा दिन ऑफिस में 9 to 5 की जॉब करता है और जॉब के बाद वह रोज़ 4 घंटे अपने बिजनेस को डेवलप करने में टाइम देता है। ऊपर से आज भी हमारे यहाँ कोई अपना बिजनेस करता है पार्ट टाइम में तो सारे लोग कमेंट करते हैं, ये बिजनेस श्याम तू क्यों कर रहा है, तुम्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसे बिजनेस कौन करता है। ऐसी अलग अलग प्रकार की बातें सुननी ना पड़े श्याम को, इसीलिए श्याम कहीं भी किसी से मिलने के लिए नहीं जाता है, किसी फंक्शन में नहीं जाता है, किसी सोशल मीडिया ग्रुप पर नहीं ज्वाइन होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर पूरा ध्यान देता है। वहीं एक तरफ मोहन 2 लाख रुपए के डेप्थ को कंज्यूम करके दुनिया को दिखावा कर रहा है, देखो मेरा आईफोन कितना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ श्याम अपने 2 लाख के डेप्थ को साइलेंटली काम कर रहा है। अब 1 साल बीत जाता है, तभी मोहन अपने आईफोन से बहुत ज़्यादा बोर होने लगता है, क्योंकि मार्केट में अब लेटेस्ट आईफोन 15 सीरीज आ चुका है। अब मोहन के पास जो फ़ोन था वह आईफोन 14 प्रो मैक्स है, जो कि पुराना हो चुका था। उसने अपने फ़ोन को एक्सचेंज करके 30% डिस्काउंट के साथ लेटेस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद लिया और फिर से वही फ़ोटोज़ क्लिक करना, शो ऑफ करना, एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन का डिबेट करना, यही किस्सा दोबारा से शुरू हो गया। बस फ़र्क यह था कि इस बार उसका डेप्थ का अमाउंट 50,000 और बढ़ गया था। वहीं श्याम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हुए साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी बना चुका था। एक तरफ जहां मोहन अपनी जेब से फ़ोन की EMI पे कर रहा था, दूसरी तरफ श्याम अपने बिजनेस के प्रॉफिट से ही अपने लोन की EMI पे कर रहा था और श्याम को अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा था। अब 4 साल बीत गए। श्याम का बिजनेस बहुत ही अच्छे लेवल पर इस्टेब्लिश हो गया, जहां पर उसे महीने का 1 लाख रुपया उसके बिजनेस से जनरेट होने लगे और मोहन की पूरी लाइफ दूसरों को दिखाने में बर्बाद हो गई थी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो बताना चाहता हूँ, मोहन ने जो डेप्थ लिया उसे बैड डेप्थ कहते हैं। दूसरी तरफ श्याम ने जो डेप्थ लिया उसे गुड डेप्थ कहते हैं। बैड डेप्थ वो होता है जो हमारे जेब से पैसे निकालते हैं और गुड डेप्थ वो होता है जो हमारे जेब में और ज़्यादा पैसे डालते हैं। दोस्तों, अगर आप होम लोन पर अपने लिए एक घर खरीदते हैं जिसमें आप खुद रहते हैं, तो वह एक बैड डेप्थ माना जाता है, क्योंकि उस घर में आपको कोई भी इनकम नहीं जनरेट हो रही है। वहीं अगर आप एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे एक बड़ा वेयर हाउस खरीद के उसे रेंट पर चढ़ा देते हैं, और अगर आपका रेंट आपकी EMI से ज़्यादा आता है, तो यह एक अच्छा डेप्थ माना जाता है। प्लस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी कंटिन्यू बढ़ती रहती है। या फिर अगर आप एक कार को फाइनेंस करा करके खुद चलाते हैं, तो यह एक बैड डेप्थ माना जाता है। वहीं अगर उसे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर सर्विस के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ से आप EMI पे करते हैं, आपको कुछ प्रॉफिट भी जनरेट होता है, तो इसे हम गुड डेप्थ मानते हैं। इसी तरह अगर आप किसी से पैसे उधार लेकर के एक कंप्यूटर ले रहे हो जिसमें आप टाइम वेस्ट करते हो, गेम खेलते रहते हो सारा दिन, तो वह एक बैड डेप्थ माना जाता है। अगर आप उसे इसलिए खरीद रहे हैं कि हम उसमें कुछ स्किल्स सीखेंगे, कुछ अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो वह एक गुड डेप्थ माना जाता है। जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है उसे बैड डेप्थ कहा जाता है। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि उधार का पैसा उधार ही होता है, एक डेप्थ डेप्थ ही होता है। आप उस पैसों से क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो डिसाइड करता है आपका गुड डेप्थ है या फिर बैड डेप्थ है। हमारे इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन 14 करोड़ लोगों की है, जिनमें से 20 करोड़ लोगों ने कोई ना कोई डेप्थ जरूर लिया है। बट लोगों ने यह लोन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए लिया है। नया फ़ोन लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, मैरिज करने के लिए, ऐसी चीज़ों के पर्पस से लोन लिया है।
और यह सारा लोन बैड डेब्ट में आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि गुड डेब्ट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसे यूज़ करके अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग जिन्हें पता नहीं होता है वो गरीब होते चले जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लोन से अमीर बनने वाले 3 तरीके के बारे में बताऊंगा, जिनका यूज़ करके आप फाइनेंशियली फ्री या फिर गुड डेब्ट जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। इस जगह का नाम तो जरूर सुना होगा, गुरुग्राम, जो आज से कुछ 15 से 20 साल पहले एक गांव हुआ करता था जिसे गुरु का गांव कहते थे। और यहाँ पर जंगली पेड़ खेत हुआ करते थे। यहाँ पीने तक का पानी भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं उन्हें पता होगा, पहले गुरुग्राम एक बंजारा जगह थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था। आज यह जगह किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड प्लेस में से एक है, जहां वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस की ऑफिस भी हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले इस जगह को कोई भी नहीं जानता था, जहां प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत कम थे। इनफैक्ट जहां प्रॉपर्टी थी ही नहीं, बस खाली जमीन पड़ी हुई थी। लेकिन आज वह जगह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस में से एक है, जहां प्रॉपर्टी के रेट्स आसमान छू रहे हैं। आपने यह जरूर सुना होगा, आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, जहां जमीन बहुत सस्ती रहती थी। बट आज देखो तो वहां आईटी हब बन गया है, जहां करोड़ों के नीचे की बात होती ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपने लिए होम लोन लेकर के घर लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इंडिया में अगर आप नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल फील्ड देखो तो वह करीब 3 से 4% तक है, और उससे ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्रॉफिट रेंटल इनकम होता है, जहां रेंट बहुत तेजी से बढ़ता है और एक टाइम पर इतना बढ़ जाता है जो उस प्रॉपर्टी के लिए आप लोन लेते हो आराम से रेंटल इनकम से ईएमआई चुका सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारे लिए बेटर ऑप्शन साबित होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 8 मिनट के अंदर कितना कमा सकते हो, तो मैक्सिमम आपका जवाब कितना होगा? 1 लाख रुपए शायद, मे बी हाँ। लेकिन आप यह जानकर के हैरान हो जाओगे, अश्लील ग्रोवर ने 8 मिनट में 2.15 करोड़ कमाए थे। और यह मैं आपको उनकी नेटवर्थ के हिसाब से इनकम नहीं बता रहा हूँ। अपनी बुक दोगलापन में बताते हैं, उन्होंने जोमेटो के आईपीओ के दौरान 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे आईपीओ लॉन्च होने के बाद सिर्फ 8 मिनट में उन्होंने 102 करोड़ भेज दिए थे और 2.15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ 100 करोड़ को उन्होंने अपना घर बेचकर, गाड़ी बेचकर या फिर बैंक से निकाल कर नहीं, बल्कि उन्होंने 5 करोड़ अपनी जेब से डाला। फिर कोटक बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, और प्रॉपर्टी बुक करते ही 100 करोड़ विद इंटरेस्ट वापस कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है, बट आपके पास इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आप बैंक से लोन लेकर के अपने एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक होने के बाद बैंक को पैसा वापस कर सकते हो। और बचा हुआ पैसा आपको इस फाइनेंस टर्म में लेवरेज कहते हैं, और पैसे बनते ही इंटरेस्ट के साथ वापस कर देते हैं, साथ ही साथ अपना कट रख लेते हैं। बट इसके साथ आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना है जहां पर पूरी नॉलेज ना हो। सेकंड, इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को जरूर देख लें कि यहाँ पर रिस्क कितना है, यहाँ पर सक्सेस होने की चांसेस कितनी परसेंटेज है, उसके बाद ही वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दोस्तों, जब बात होती है नया बिजनेस की तो हमें लगता है कि यह तो बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत रिस्क है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें लगता है इसमें बहुत सारे पैसे चाहिए। चलो यह बात मान लेते हैं, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है या फिर एक सॉलिड प्लान है तो मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन आप अपने आसपास नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को तो यही करते हुए देखते हैं। सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, आपके घर के पास की शॉप, ऑटो रिक्शा वाला, यह सभी लोग जो कर रहे हैं वह भी बिजनेस है। और वहीं पर कुछ लोग प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, कुछ अपनी सर्विस दे रहे हैं, कुछ और प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं।
तो जरा सोचिए, यहाँ पर भी तो रिस्क होता है। एक सब्जी बेचने वालों को भी रिस्क लगता है, चाहे छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को भी अपने बिजनेस में रिस्क लगता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अगर आपका बिजनेस आइडिया प्रोडक्ट मार्केट फिट को पास कर जाता है तो फिर रिस्क अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। यानी आपका बिजनेस कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी मार्केट को नीड है और आप अपनी रिसर्च से यह साबित कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट उसके नीड को फुलफिल कर रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल चाहिए, जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो चाहे बैंक के वेंचर कैपिटल से या किसी इंसान से। आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग तो लेनी पड़ेगी। आपके पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को ही स्टार्ट करने में फंडिंग लेना पड़ा था। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने फंडिंग ली थी। पीटर थिल, जिन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर के पेपाल बनाया था, जिसे सेल करके एलन मस्क ने खुद अपने पैसों से टेस्ला का फंड करा था। अगर आपके पास एक बेस्ट बिजनेस आइडिया है तो आप अपना पैसा सेव कर करके टाइम खराब क्यों करना। आप बैंक से लोन ले सकते हो या फिर कहीं से भी पैसा ले सकते हो, और जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो उन्हें इंटरेस्ट सही रिटर्न कर सकते हो। यही एक अच्छी एडवाइस होती है जो कि हर बिजनेसमैन फॉलो करता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। दोस्तों, आपको पता होगा अर्ली 2000 में एक ट्रेंड चला था, यानी उस टाइम पर अगर आपको एक अच्छी वेल पेइंग जॉब चाहिए तो आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। 2008 के रिसेशन के बाद यह ट्रेंड और ज़्यादा बढ़ गया, जिसे डिग्री इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च के हिसाब से आज स्किल्स इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा प्राइस पर है। और आज सच यह है कि अगर आपके पास वैल्यूएबल स्किल्स है तो आप अपनी नॉलेज के बल से एक अच्छी डिग्री ही नहीं बल्कि एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आज के टाइम पर स्किल्स होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं। आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलती है मार्केट में। आप अपने लाइफ में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, बट मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो 1-2 लाख रुपए लगा करके, तो आपको साल भर का 15,000-20,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी अमाउंट को अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो शायद आप महीने का 60,000-70,000 रुपये कमा सकते हो। सो ऑलवेज अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, इन्वेस्ट इन योर स्किल। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।